हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के जो लेक्चर है वो रहने वाला एडवेंट ऑफ यूरोपियन टू 1857। अंग्रेज़ों से आने से लेकर 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तब तक के हम सारी डिटेल्स आज के लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा वो 1857 से आगे चल के 1947 तक हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में उस सब पे जो है एमसीक्यू सीरीज़ आएगी। तो आपने क्या करना है कि इस लेक्चर के बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ो तो एमसीक्यूज से आपका वो वाली सारे टॉपिक्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जो है एमसीक्यूज जो अटेम्प्ट करने से आप सबका जो कॉन्फिडेंस होता है उस लेक्चर पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो बढ़ जाता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूरोपियन ने कैसे आकर यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान पे कब्जा किया, देन रूल करने के बाद 1857 से जो है इंडियन मूवमेंट जो है, स्ट्रगल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर को आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ जिससे आपको याद रहे एक चीज़। तो वो ट्रिक जो है वो ऐसे काम करेगी। आपने लिखना है पी डी और ई एफ। क्या लिखना है आपने? पी डी ई और एफ। आपको पीडीएफ तो याद रहता है ना, पीडीएफ याद रखता है। उसी तरीके से बस पी डी के बीच में ई आपने घुसाना है, पी डी ई एफ। ये क्या है कि ये ऐसे है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में पोर्तुगीज़ आए, देन डच आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए, फिर उसके बाद फ्रेंच आए। ठीक है, ये एक लाइन है। जस्ट लाइक मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ, CBI। CBI आपको पता है CBI क्या है? C से कॉपर, B से ब्रॉन्ज, I से आयरन। तो दिस इज़ द मतलब ये एक वे है जैसे कि हमें डिस्कवर किया, ह्यूमन काइंड ने जो डिस्कवर किए थे मेटल्स। सबसे पहले कॉपर डिस्कवर हुआ था, फिर ब्रॉन्ज हुआ था, और फिर एंड पे आके आयरन डिस्कवर हुआ था। तो इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये आपको कभी कभी जो है एग्जाम्स में मदद कर देती हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ PDEF की, तो कभी कभी एग्जाम्स में आएगा, ऐसे दिया होगा पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, आगे दी होंगी डेट्स कि कौन कब आया था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? अगर आपको एक ट्रिक याद होगी PDEF, तो आप इजीली कर पाओगे कि पहली डेट पुर्तगीज़ को दे दोगे। चलो जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं पुर्तगीज़ के, पुर्तगाली जो लोग थे ये कैसे आए। सबसे पहले देखो, पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने हिंदुस्तान में आए हिंदुस्तान में मतलब वो अराइव्ड इंडिया। ठीक है, लेट 15th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, लेट 15th सेंचुरी में हु वाज द फर्स्ट पर्सन जो हिंदुस्तान आया था, वो आया था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा वाज द फर्स्ट पर्सन। ये एक मतलब ट्रैवलर था। ठीक है, एज अ ट्रैवल करने ये हिंदुस्तान में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में ये आया था। ये साउथ के जो केरला की एक वो है कोस्ट है, जिसको मतलब साइड जो केरला के बगल में एक कोस्ट है, ये वहाँ पे आया था। ठीक है, अब मेरे को जगह जहन में नहीं आती, लेकिन किंग ज़ेमोरिन ZAMORIN वाज द किंग हु रिसीव्ड, जिसने इसको रिसीव किया था, जिसने इसका वेलकम किया था, किंग ज़ेमोरिन। तो ठीक है, यहाँ पे आया था, ये साउथ में है। ठीक है, तो पुर्तगीज वर द फर्स्ट जो हिंदुस्तान में आए। ठीक है, कौन आया था पहले? वास्को डे गामा आया था 15th सेंचुरी में। कहाँ आया था? साउथ की कोस्ट पे 1498 में। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका आना स्टार्ट हो गया। किनका आना? पुर्तगीज का आना स्टार्ट हो गया। तो फिर आगे जाके इनके कुछ किंग्स आए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है डच। इसके बाद आता है डच, जो डेनिश थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 17th सेंचुरी से। दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन कोस्टल एरियाज। मोस्टली ये कोस्टल एरियाज में क्यों सेटलमेंट्स लगाते थे? कोस्टल एरियाज में इसलिए सेटलमेंट लगाना इनके लिए बेटर था क्योंकि वहाँ से ये ट्रेड इजीली कर सकते थे। ठीक है, इनकी ये शिप्स में आते थे। अब आज की तरह फ्लाइट्स तो थी नहीं इंडिया के किसी भी कोने में, तो ये लोग अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो कोस्टल एरियाज में लगाते थे, ताकि वहाँ से डायरेक्टली ये जो है ट्रेड कर पाए। जैसे सूरत हो गया, पुलिकैट हो गया, अच्छा नागापट्टनम हो गया। ठीक है, तो डच प्राइमरी एंगेज इन स्पाइस ट्रेड। डच जो थे वो मोस्टली स्पाइसेस यानी कि मसालों के ट्रेड में जो है मसरूफ रहे। ठीक है, फिर कम्पीट करते रहिए अदर यूरोपियन पावर्स से, इन्फ्लुएंस इन रीजन। ठीक है, छोड़ो। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ज़्यादा इंपॉर्टेंट? चलो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ये 1600 में बनी थी। कब बनी थी? 1600 में, 1600 AD में ये बनी थी। ठीक है, विद द एम ऑफ ट्रेडिंग
ट्रेडिंग के एम से ये बनी थी ईस्ट इंडीज़। मतलब जो ईस्ट इंडीज़ मतलब ये ईस्टर्न वाली साइड है, उसको ईस्टर्न इंडीज़, जैसे वेस्ट इंडीज़ है ना, तो ईस्ट इंडीज़। ईस्टर्न इंडीज़ में क्या था कि इनको ट्रेड के लिए बनाया गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो द इंग्लिश इनिशियली फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग ट्रेड पोर्ट्स। उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया कि हम एक काम करते हैं, ट्रेडिंग पोर्ट्स, पोर्ट्स कहते हैं कोस्टल एरिया जो होता है समुद्र के साथ जुड़ा हुआ, उसको पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली पोर्ट्स और फैक्ट्रीज हम बनाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इंडियन कोस्ट के अंडर, जो इंडिया की कोस्ट है, समुद्र के साथ लगने वाला इलाका है, हम वहाँ पे थोड़ी थोड़ी फैक्ट्रीज और थोड़े से पोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और अच्छी अच्छी सी जो मतलब नोटेबिलिटी, जो मतलब एक अच्छी वहाँ पे इन्होंने की, वो यहाँ पे की सूरत में इन्होंने बनाया, मद्रास में इन्होंने बनाया, और साथ में कलकत्ता, मद्रास और सूरत, ये 3 जगह पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हैवली काम किया। हैवली इसमें काम करने की वजह ये थी, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास जगह होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो इंडिया, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया की कोस्ट मान लो ऐसी कोस्ट है इंडिया की, ठीक है, ऐसी कोस्ट है इंडिया की। इन्होंने क्या किया, सूरत यहाँ पे है और मद्रास यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर में, और कलकत्ता यहाँ पे है। देखो इंडिया को इन्होंने तीनों तरीके से जोड़ के रखा, मतलब ये सारा समंदर है, और देखो इंडिया में ये कहाँ कहाँ ट्रेड करे थे। तो यहाँ से इनके इंटेंशंस जो पता चलते हैं, वो यहीं से पता चल जाते हैं कि इनके इंटेंशंस किस तरीके के थे और ये क्या करना चाहते थे। हालात इनके, सॉरी, इरादे इनके पहले से ही खराब थे। देखो तीनों जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी वो इन्होंने कैप्चर कर ली, मतलब वहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, फैक्ट्रीज बना ली। द इंग्लिश ग्रेजुअली एक्सपेंड, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, इन्होंने ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। इन्फ्लुएंस टेरिटोरियल थ्रू डिप्लोमेसी, फिर उन्होंने क्या किया, आस्ता आस्ता से जो डिप्लोमेसी और अलायंसेस और मिलिट्री के थ्रू क्या कर दिया, अपना जो इन्फ्लुएंस था ना वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। टेरिटरी पे जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो इनका, ये करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद एंड पे आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उनको पता चलता है यार हमारे पड़ोसी जो हैं फ्रेंच, ये पुर्तगाल, डच और इंग्लिश जो है, ये तो कहीं जाके पैसा कमा रहे, काम करते हैं, हम भी जाते हैं, तो फिर फ्रेंच भी आ गए, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया थ्रू इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया में आए थे, ट्रेड किया नियरली मतलब 17th सेंचुरी में। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट्स इन इंडिया, नोटेबली इन पुदुचेरी, ये पुदुचेरी में रहे, अच्छा, चंदर नागौर में रहे, माहे में रहे, ठीक है। द फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज completely फास्टली और कंट्रोल ओवर इंडिया टेरिटरीज एंड ट्रेड रूट। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश की। जो ये फ्रेंच और इंग्लिश थे ना, डच और पुर्तगाली, इन्होंने तो मोस्टली क्या किया कि ट्रेड के इनका माइंड सेट था। बट द थिंग इज, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश और फ्रेंच को, तो इनके माइंड में पहले से ही था कि ये लोग तो अटैक करने की कोशिश करते, ये तो गवर्न करने की कोशिश में आए थे, ठीक है। फिर अगर हम ब्रिटिश की बात करें, The British East India Company emerged as the dominant European power in India by 18th century। और 18th century आते आते जो इंग्लिश थी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये डोमिनेंट मतलब इन सब यूरोपियन पावर में सबसे बड़ी पावर बन के सामने आई। थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंसेज। एक तो इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, यानी कि अगर अलायंसेज, अलायंस कहते हैं अलायंस करना, ठीक है, इंडियन रूलर्स के साथ, कि सलाह कर लो, इंडियन रूलर्स को बोल दो कि तुम हमारे से सलाह करो, प्यार से मान जाओ। तो अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम मिलिट्री बेच के कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे, यानी कि कॉन्कर कर लेंगे, या तो बात से मान जाओ या तो फिर हथियार से मान जाओ। तो दिस वर द मतलब थिंग्स दे वर डूइंग, ठीक है। द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर वास्ट रीजन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने वास्ट मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया जो है अपने अंडर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो आए थे ये रिक्वेस्ट करने, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर लूँ आपको थोड़ा सा। सर विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर से मिलने आए कि जहांगीर साहब प्लीज़ हमें एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी जाए। जहांगीर साहब ने कहा हम तो नहीं देंगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो ये वापस चले गए। फिर 1617-18 में क्या हुआ, सर थॉमस रो फिर से आए और ये गिफ्ट्स लेके आए कि जहांगीर साहब प्लीज़ आप हमारे क्या कर दो, हमें थोड़े से दुकानें खोलने दो, थोड़ा सा स्टोर रूम खोलने दो, हम मसालों का ट्रेड करने आए हैं, तो हमें प्लीज़ थोड़ा सा कर दो, और गिफ्ट लाए हैं हम आपके लिए। जहांगीर साहब ने कहा ठीक है। अब देख लो यहाँ पे तो ये प्लीज़ प्लीज़ कर रहे थे, लेकिन फिर जब 1757, देखो यहाँ हो रही है 1617-18 की बात है, 100 साल 150 साल के बाद 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी है इंडिया के साथ। इंडिया का जो रूलर था उसके साथ जंग लड़ रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर। इंडिया के जो रूलर है उनके साथ जंगे लड़ रहे हैं, तीन रूलर, और यहाँ पे थे रॉबर्ट क्लाइव थे एक तरह से। अब ये जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखा करो किसको जगह दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो।
वर क्रूशियल टर्निंग पॉइंट्स। मतलब अब आप देख लो यहाँ से कि इन्होंने क्या किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉलोनियल रूल। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्टिवली कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग इंडियन रेवोल्यूशन। अब जो क्या हो रहा था 1857, अब जहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि ये लोग अब रूल करने लगे हैं। मतलब सबसे पहले क्या कर रही थी, ये जो कंपनी थी ना, कंपनी रूल कर रही थी। कंपनी ने जुल्म किया हिंदुस्तानी पे, बहुत ज़्यादा मारा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया उनको। फिर 1857 में हिंदुस्तानियों ने रिटेलिएट किया, यानी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जंग बोलते हैं जिसको, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जिसको गदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब हुआ ना, तो ब्रिटिश में बैठे लोगों को लगा, ब्रिटिश में बैठे पॉलिटिशियंस को लगा, अरे यार हमने तो कंपनी को बोला था जाके मसालों का ट्रेड करो, हमने तो कंपनी को बोला था जाओ जाके ट्रेड करो, ये लोग तो वहाँ लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक काम करते हैं, इंडिया को हम अपने अंडर ले लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, यहाँ पे जो कंपनी वर्ड है ना उस पर फोकस करो। पहले कंपनी रूल कर रही थी, ये जो है ना इससे 1608, 1617, 18 ये कंपनी आ रही थी, ये कंपनी थी। मान लो दुकानदार आ रहे थे, ये ट्रेडर्स थे, ये कंपनी के बंदे थे। लेकिन जब 1857 में इन कंपनी वालों ने हद कर दी, लोगों को मारना काटना, मजहब पे बात आ गई, मजहब के बाद बहुत सारी चीज़ों पे आ गई, लोगों ने जब रिटेलिएट किया, लोगों ने जब इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, तो वहाँ पे बैठे पॉलिटिशियंस ने बोला अरे यार ये तो ट्रेडर्स थे, ये तो बिजनेसमैन थे, इन्होंने हिंदुस्तान में इतना बुरा हालात किया, अब एक काम करते हैं हम खुद हिंदुस्तान को रूल करेंगे। तो तब से क्या हो गया, कॉलोनियल रूल हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, वॉइस रॉय यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बंदों को बेचने लगी कि अब इंडिया हमारे अंडर काम करेगा। ऑल्सो नोन एज स्पॉय म्यूटिनी। जो स्पॉय थे ना, सिपाही जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, सिपाही यानी कि फोर्स, जो ब्रिटिश आर्मी में हिंदुस्तानी लोग थे, उन्होंने म्यूटिनी की, उन्होंने मतलब अगेंस्ट जाके वार लड़ ली। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिश का जो क्राउन है उसने कहा हम डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया को। कंपनी को कहा तुम दफा हो जाओ यहाँ से। लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। अब इंडिया पे आ गया ब्रिटिश राज। इंडिया रिमेन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अंटिल इट्स गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया फिर जो है 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर, क्राउन के अंदर काम करता रहा। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम ब्रिटिश को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रेडिंग वेंचर्स के लिए आए थे, ठीक है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड 1600 मैंने कहा ये बनी थी, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। इनका ये था कि हम एक काम करेंगे, हम तो ट्रेड करेंगे। कौन सा ट्रेड करेंगे? ट्रेड इन स्पाइसेस करेंगे। अरे यार हम तो स्पाइसेस में ट्रेड करेंगे, हम तो टेक्सटाइल में ट्रेड करेंगे, और अदर कमोडिटीज जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के आसपास के मुल्कों में, हम तो ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने यहाँ पे रूल कर रहे थे जहांगीर साहब। अब जहांगीर साहब रूल करे तो विलियम हॉकिंस आए 1608 में। जहांगीर साहब ने मना कर दिया, नहीं मैं तो तुम्हें यहाँ पे खोलने नहीं दूंगा फैक्ट्री, तुम्हें तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तो ये वापस चले गए। फिर आए सर थॉमस रो। सर थॉमस रो आए। सर थॉमस रो ने कहा कि जहांगीर साहब हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, आप हमें कंपनी खोलें। तो जहांगीर जी पिघल गए और इनको क्या कर दिया, परमिशन दे दी। अब जब इनको परमिशन दे दी तो अब यहाँ पे ये हो गए सेटल, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस, जो इनका इन्फ्लुएंस था यानी कि दबाव था, वो कैसे बढ़ता है आइए अब हम वो देखते हैं। ओवर टाइम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाया इन इंडिया थ्रू डिप्लोमेटिक अलायंसेस, स्ट्रेटजीज। अच्छा, फिर उसके बाद मैरिजेस विद इंडियन रूलर्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 3 चीज़ें की। डिप्लोमेटिक अलायंसेस बोलते हैं कि हम अपने डिप्लोमेट्स भेजते हैं। मान लो कि जैसे कि आज हमें चाइना के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एम्बेसडर्स भेजेंगे। इंडिया से एम्बेसडर जाएगा चाइना में, वहाँ पे जाके एम्बेसी खोलेगा, चाइना वालों से बात करेगा कि हमारे इंडिया में आप ये वाली चीज़ें करो, हम आपके चाइना में ये वाली चीज़ें करेंगे, हम ट्रेड करते हैं, दोनों को फ़ायदा होगा। उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक अलायंसेस। स्ट्रेटजीज क्या बोलते हैं कि मान लो चाइना में क्या होगी, कोई जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, लोग मर रहे हैं। इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने कहा कि एक काम करता हूँ, इस टाइम ये परेशान है, इस टाइम इनकी हेल्प कर देता हूँ, तो फिर जब मुझे परेशानी होगी तो ये लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो ठीक है जी, स्ट्रेटजी बन गई। चलो इंडिया ने उसकी हेल्प कर दी। तो फिर जब जैसे कि टर्की में अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने हेल्प की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था कि हम लोग वहाँ के उनकी हेल्प करते हैं। तो बाद में जब इंडिया में प्रॉब्लम आएगी तो टर्की उस टाइम पे हेल्प करेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। फिर आते हैं मैरिजेस। मैरिजेस क्या होती है, जैसे कि
ये लोग थे ब्रिटिश वाले थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जैसे मुंबई है ना, मुंबई जो थे वो पुर्तगीज के अंडर था, पुर्तगाली एक किंग था उसके अंदर थी पूरी जागीर, जो है मुंबई जो आज सिटी है ये उसके अंडर थी। अब इसने क्या कर दिया, इंग्लिश एक किंग था, उसने क्या कर दिया, उसने उससे शादी कर ली, ठीक है, शादी कर ली उसकी बेटी के साथ, उसने दहेज में मुंबई इसको दे दिया। तो दीज वर द थिंग्स जो मैरिजेस में भी बड़ा काम आता था। अब आज की मैरिजेस देख लो, जब तक तुम्हारे पास JK SSB की जॉब ना हुई ना बेटा, तो शादी नहीं होने वाली, लिख के ले लो। फिर उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। क्या आ गई, बैटल ऑफ प्लेसी। अब ये क्या हो गया, जब आस्ता आस्ता इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया हिंदुस्तान पे इनका जो है असर, सॉरी मतलब ताकत इनकी बढ़ गई, इनकी हिम्मत बढ़ गई। तो हिम्मत बढ़ने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने जंगें लड़ना स्टार्ट कर दिया। वो एक वक्त था जब ये हिंदुस्तान के राजाओं से रिक्वेस्ट करते थे कि सर प्लीज़ हमें एक दुकान खोलने दो यहाँ पे। अब ये दुकान नहीं, अब तो ये तुम्हारे साथ जंग लड़ेंगे। अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई थी। तो बैटल ऑफ प्लेसी इन्होंने लड़ी 1757। JK SSB क्वेश्चन पूछता है कि बैटल ऑफ प्लेसी कब लड़ी गई थी, ठीक है, तो आपको डेट याद होनी चाहिए। अ की टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश एक्सपेंशन, ये एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया की, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ज़्यादा जंगें नहीं लड़ी थी। तो सबको लग रहा था, अवाम में, पब्लिक में यही बात थी कि चलो जी अब क्या है कि ब्रिटिश कमज़ोर हैं, ये तो हमारे यहाँ ऐसे ही आए हैं। लेकिन जैसी ये जंग लड़ी और जीत गए, तो अचानक से क्या हो गया कि सब ने कहा कि बैटल ऑफ प्लेसी वियर रॉबर्ट क्लाइव जो था ये इंग्लिश आर्मी थी ना, उसको लीड कर रहा था, एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने डिफीट कर दिया, हरा दिया गंदी तरीके से नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ये नवाब था बंगाल का, इसको हरा दिया। और ये जो विक्ट्री थी ना, इस विक्ट्री ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को कंट्रोल दे दिया। किस चीज़ का कंट्रोल दिया, बंगाल का। बंगाल एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, बहुत बहुत बड़ा एरिया था, फर्टाइल एरिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता था। मतलब फर्टाइल एरिया होगा तो लोग खेती करेंगे तो अमीर होंगे तो टैक्स देंगे ना। तो कुल मिला के बात ये थी, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था उस टाइम पे। तो बंगाल के राजा को हरा के ब्रिटिश ने पूरा बंगाल अपने अंडर ले लिया। मान लो आप कहीं किसी के घर जाते हो कि मुझे कमरा किराए पे दे दो, ठीक है, फिर अगली बार जाके तुम उससे लड़ाई कर लेते हो, लड़ाई में आप जीत भी जाते हो, अब उसका घर आपका घर हुआ ना। आप कोर्ट में जाते हो, आप लड़ाई जीत जाते हो, नहीं ये मेरा घर है, वो साबित हो जाता है वो आपका घर है, आप साबित करवा देते हो, भले ही भाई फोर्स साबित करवा दो, तो वो घर आपका हुआ। तो अब ये एक बहुत बड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो यही हो गया कि बंगाल इन्होंने अपना कर लिया। बैटल ऑफ प्लेसी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ ये जो बक्सर जो हुई, ये नॉर्दर्न कंट्रोल पे हुई। ये तो सिर्फ जो है बंगाल के लिए थी ना। अब बैटल ऑफ बक्सर में देखना कौन कौन है। अब इन्होंने हरा दिया, पता किस किस को, इंग्लिश ने हरा दिया मुगल एम्परर को जो था शाह आलम सेकंड, फिर हराया द नवाब ऑफ अवध को एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तीन लोग थे, तीन तीन टेरिटरीज थी, मुगल अंपायर, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, तीनों लड़े यहाँ पे मिल के किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, फिर भी हरा दिया। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पावर फिर से होगी। मान लो आपने एक घर अपने कब्जे में कर लिया, अगली बार आपके जो पड़ोसी, मतलब उस घर के जो पड़ोसी 3 लोग और जो थे, अब उनकी आपके साथ लड़ाई हुई, आपने उनके घर भी अपने अंडर कर लिए। तो ये एक ऐसा, मतलब समझ सकते हो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने डायरेक्ट रूल और एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। भाई तुमने जंग लड़ी है, तुमने जिस जगह के मालिक को हरा दिया, अब वो जगह तुम्हारी है, अब तुम्हें रूल तो करना है। विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन गई थी कि अब हम रूल करेंगे अपने ही ऑफिशियल्स, जिसको कंपनी सर्वेंट्स बोलती थी, कंपनी सर्वेंट्स, अब ये उनके थ्रू क्या करते थे, रूल करते थे। द कंपनी एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, अब ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करेंगे कि हाँ तुम अब हमें टैक्स दोगे, एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद गवर्नेंस का टैक्स दोगे। ऑफन एक्सप्लॉइटिंग, अब ये एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को, जहाँ 10 रुपये पहले टैक्स देना था, अब ये 100 रुपये टैक्स मांगेंगे। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन, अब ये यार पहले जो गवर्नमेंट थी वो हिंदुस्तान का किंग था, उसको पैसे नहीं चाहिए थे भाई, उसके पास अपना बड़ा बड़ा खजाना था, ठीक है, उसको 10 रुपये से ही बड़ा काम चल जाता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान क्यों आई थी, पैसा कमाने के लिए। उसको तो कोई महाराजा राजा नहीं बनना था ना, उसको पैसा चाहिए था। उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, हिंदुस्तानी जाग गया, इंडियन रेबेलियन हो गया, मतलब रेबल हो गया 1857 में। हिंदुस्तानी जब जागे तो आल्सो उन्होंने स्पाई म्यूटिनी, इसको स्पाई म्यूटिनी भी बोलते हैं, यानी कि सिपाहियों ने म्यूटिनी कर दी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इसको।
मार्क आ सिग्निफिकेंट चैलेंज, इसने सिग्निफिकेंट चैलेंज कर दिया ब्रिटिश रूल इन इंडिया को, थ्रो अल्टीमेटली सुप्रेस बाय ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश ने अल्टीमेटली इसको सुप्रेस कर ही दिया था। जितने भी लोग वहाँ पे उस टाइम, देखो जब उस टाइम पे 1857 हुआ था ना, उस टाइम एक तो कॉमन कॉज नहीं था। कॉमन कॉज क्यों नहीं था? कि मतलब हिंदुस्तान का नाम इंडिया नहीं था। जैसे आज फीलिंग्स है ना कि हाँ इंडिया इज इंडिया, उस टाइम इंडिया इंडिया नहीं था, भारत भारत नहीं था। अपनी अपनी टेरिटरी संभाल रहे थे, कोई कश्मीर संभाल रहा था, कोई दिल्ली संभाल रहा था, कोई अवध संभाल रहा था, कोई बंगाल संभाल रहा था। अब अवध वाले ने अगर रेबेलियन कर लिया तो उसने, बंगाल वाले ने उसका साथ नहीं दिया। अच्छा, अगर दिल्ली वाले ने रेबल किया तो हरियाणा वाले ने साथ नहीं दिया। तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम थी। दूसरा जो थी इसमें जो है ना, पिछड़े जो तबके थे ना, जो परेशान हाल लोग थे, सिर्फ उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो मिडिल क्लास थी उन्होंने तो किया ही नहीं। दे वर लाइक व्हाई शुड वी डू दैट, हमें क्यों मरना है, हमें मरना थोड़ी है, हम क्यों लड़ें इनके साथ। तो यहाँ पे जो है एक तो हर किसी ने पार्टिसिपेशन तो जो थी वो बहुत कम थी। दूसरा लोगों ने साथ नहीं दिया इनका, ठीक है। द पीरियड लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द, लेकिन इस जो रेबल ने, इसने पावर ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के ब्रिटिश क्राउन पे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। लेकिन इससे क्या हो गया, ये जो जंग हुई इससे क्या हो गया, ब्रिटिश में बैठे जो पॉलिटिशियंस थे, जो ब्रिटिश का किंग था, उसने कहा कंपनी वालों तुम्हें कंपनी के लिए भेजा था, तुम्हें ट्रेड करने के लिए भेजा था, अब तुम क्या करो, अब तुम हमारे हैंड ओवर कर दो, ये हिंदुस्तान है हमें दे दो, अब हम उसको खुद चलाएंगे। अब फिर क्या हो गया, ब्रिटिश ने खुद चलाया। एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश, अब ब्रिटिश राज चलने लगे 1857 से, ठीक है, याद रखना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंडिया जो है उन्हीं के अंडर रहा जब तक उसको आज़ादी नहीं मिली 1947 तक, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो है द एग्ज़ाम काउंसलर की ये वाली जो पीडीएफ है आपको द एग्ज़ाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, तो आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेने। फर्दर जितनी भी हमारी वैल्यूएबल जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी मारो, और लाइक करने के बाद शेयर करो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ है, कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करो। अगर आपको मेरे लिए कोई सजेस्ट है, कोई मैसेज है, तो वो अभी आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब हम आगे चलें। फिर क्या हुआ, जब इनको लड़ाइयाँ करने का बड़ा शौक हो गया कि चलो जी अब हम लड़ाई करके हम टेरिटरी लेते हैं, थोड़ा मज़ा आने लगा ना इनको लड़ाई करने में, तो उनको हम एंग्लो वार बोलते हैं। एंग्लो वार्स क्यों बोलते हैं? एंग्लो वार्स, एंग्लो मतलब एक तरफ से हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से ये ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, उसको एंग्लो वार। सबसे पहले अगर हम मैसूर की देखें ना, मैसूर की 4 जंगें हुई थी, ठीक है, 4 जंगें हुई मैसूर की। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई। मैसूर आपको पता ही है कि साउथ इंडिया आज के टाइम पे कर्नाटका और तमिलनाडु वाला पार्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड किंगडम ऑफ मैसूर, हैदर अली। पहली जंग जो थी, हैदर अली जो थे मैसूर को ये लीड कर रहे थे और ब्रिटिश के बीच में ये जंग हुई, ठीक है। द वार एंड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये वार जब खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई यहाँ पे। सेकंड फिर से देखो 1767 1769, ठीक है, पहली जंग हुई और ट्रीटी हुई के ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1780 से लेकर 84 में फिर से जंग हुई, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड मैसूर, फिर से। अब उसके बाद जो है रूल कर रहा था टीपू सुल्तान, ठीक है, द सन ऑफ हैदर अली। हैदर अली वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। द वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, आपको एक चीज़ बता दूं, ये ब्रिटिशर्स की बड़े गंदे किस्म के लोग थे, पता क्यों? पहले इन्होंने जंग लड़ी मद्रास के, सॉरी इसके साथ, मैसूर के साथ। तो जब इनको लगा हम हारने वाले हैं या ऐसी चीज़ें, तो सलाह कर ली, ट्रीटी बोलते हैं सलाह करने को, ट्रीटी ऑफ मद्रास कर ली, देखो 69 में, ठीक है। फिर 11 साल बाद पता नहीं क्या हो गया इनको लगा अब फिर से हम जंग करेंगे। अब फिर से जंग करके फिर से जब इनको लगा अब हम हारेंगे, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर ली 80 से 84। और 84 से अब इनको मतलब 2 बार सलाह करने के बाद 89 में फिर से जंग कर ली 1792 तक। तो मतलब इनका ये रहता था कि जंग करेंगे, फिर सलाह करेंगे, फिर जंग करेंगे, फिर सलाह करेंगे, जब तक वो टेरिटरी हमारे अंडर आ ना जाए। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई 1789 से लेकर 1792, डेट्स याद रखना है आपको। अनदर वार बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड मैसूर लेड बाय टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फिर से इसको लीड किया। द कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेट द स्टेज ऑफ सेरिंगापट्टम एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। इसमें क्या हो गया था, डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की, तो ये वाली जंग फिर से मैसूर पूरा इनके अंडर चला गया था। अच्छा, मराठा के साथ भी इनकी 3 वार्स हुई हैं, ठीक है, 3 वार 1775 82 और 1803 से लेकर 1805 तक।
1817 से 1818 तक, ठीक है, 3 जंगे हुई। अच्छा, सिख वार कौन सा, आपको जम्मू में महाराजा रणजीत सिंह याद आ गए होंगे, ठीक है। 1819 से लेकर गुलाब सिंह 1819 से लेकर जम्मू में जो है सिख वो रूल रहा 1819 से 1846-47 तक, ठीक है। अब 1845 से लेकर 46 तक क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इनके साथ जंग लड़ी, सिखों के साथ। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिख एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद सक्सेसर्स, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी ना 1839 में। अब 1839, अब जंग हो रही है 1845-46 में, तो महाराजा रंजीत सिंह तो नहीं होंगे ना, तो इनके जो सक्सेसर्स थे उनके साथ द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने आपको बोली, महाराजा रंजीत सिंह वाज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, बहुत खतरनाक किंग थे ये, ठीक है। अब इनको पता चला ब्रिटिशर्स को कि उनकी तो डेथ हो गई है 39 में, 45-46 में उनके जो होंगे आगे सक्सेसर होंगे वो वीक होंगे, तब इन्होंने अटैक कर दिया। ये तब अटैक करते थे जब इनको लगता था हम जीतेंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो फिर से इन्होंने जंग लड़ी सिख 1848 से 49, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिख एंड वो ब्रिटिश एम्पायर रिजल्टिंग इन ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड डिपॉजिट ऑफ सिख रूल। अब इन्होंने क्या कर दिया, दूसरी बार क्या कर दिया, सिख रूल को खत्म करके पूरा पंजाब अपने अंडर ले लिया, ठीक है। ये कुछ जंगें थी इनकी जो इन्होंने लड़ी। फिर आते हैं 1857 पे। 1857 हुआ क्यों था, क्यों इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। पहले तो कॉज हम देख लेते हैं कि ये हुआ क्यों था। द रेबेलियन वाज ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये वाली रेबेलियन जो शुरू हुई थी। सोशल फैक्टर था, इकोनॉमिक फैक्टर था, रिलीजियस फैक्टर था और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थे। सबसे पहले सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या बोलते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते थे, परेशान करते थे। इकोनॉमिक फैक्टर, जो इसमें आर्मी में जो हिंदुस्तानी होता था उसको ब्रिटिशर्स के मुकाबले में कम तनख्वाह मिलती थी, ठीक है। उसको प्रमोशन नहीं मिलती थी, उसको हमेशा सिपाही रखते थे, ऑफिसर नहीं बनाते थे। रिलीजियस में उन्होंने एक कार्ट्रिजेस लाई, यानी कि जो बुलेट होती है ना, जिसको गोली बोलते हैं, बुलेट होती है जो गन में पड़ती है, उसको उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे उसको ना काटना पड़ता था, ठीक है, मुंह के साथ दांतों में चबा के, जैसे आप नमकीन या टॉफी लेते हैं ना, उसको खोलते हैं दांतों से, उसी तरीके से उस टाइम पे गोली को खोला जाता था। और वो जो पैकेट था वो प्लास्टिक तो उस टाइम पे था नहीं, उसको ना वो बोलते हैं चर्बी बोलते हैं, फैट बोलते हैं, फैट के साथ होता था। मुस्लिम्स को बोला गया कि मुस्लिम्स को लगा कि इसमें जो है ना पिग पिग कहते हैं ना, पिग का वो है उसमें, ठीक है। और हिंदूज को बोला गया इसमें गाय की वो है, तो वहाँ से दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। फिर अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो पॉलिटिकल में भी वही वाली ग्रीवेंसेस आ जाती हैं अमंग द इंडियन सोल्जर्स कॉज इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। प्रोमिनेंट कॉज इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। मैंने कहा था एनफील्ड राइफल इन्होंने निकाली, जिसकी जो ग्रीस वाले कार्ट्रिजेस थे, कार्ट्रिज में ग्रीस था, मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट। काउ इसलिए कि हिंदूज के लिए काउ एक प्रोमिनेंट चीज़ है, और काउ का जो वो है वो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने उसमें दांतों के साथ, मुंह के साथ, ठीक है, उसका चर्बी, उसकी फैट। और पिग्स जो है मुसलमानों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, उसको तो वो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ से मुस्लिम्स का वो हो गया, तो दोनों मजहबों के जो सोल्जर्स थे वो इन्होंने ज़्यादा हुआ, विच ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्पॉइल। Additionally, there was a ground sentiment toward British forces under the Indian tradition led to the economic exploitation. अब एक और चीज़ थी, इन्होंने सती सिस्टम बैन कर दिया था, और साथ में क्या कहते हैं विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने लाया था। तो मतलब ये मजहब में घुस रहे थे ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स इन्होंने पहले स्टार्ट। आउटब्रेक कैसे हुआ, ये जब कैसे निकला बाहर, कैसे निकला, ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में मई में हुआ था। कहाँ, मीरठ। मीरठ कहाँ पे, मीरठ दिल्ली के पास में एक जगह है मीरठ, यूपी में, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। बैरकपुर एंड मीरठ, ठीक है, वहां पे स्टार्ट हुआ। स्पाइज ने क्या कर दिया, सिपाहियों ने क्या कहते हैं रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम ये गोली जो है अपने मुंह से इसको नहीं काटेंगे, और इसीलिए यहाँ से हो गया कंप्लीटली, ये जो अचानक से स्प्रेड हो गया, ठीक है। कहाँ से, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल में ये जो है अचानक से स्प्रेड हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है यहाँ तक बहुत ही जल्दी पहुँच गई। की फिगर्स, अब इसमें कौन कौन से फिगर्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहादुर शाह सेकंड, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लो।
सो वी वर, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की जिन्होंने इस जंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अब बहादुर शाह जफर वाज द किंग ऑफ मुगल एम्परर, मतलब एक मुगल किंग था वो उस टाइम पे दिल्ली में, लेकिन बूढ़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब जब मेरठ में ये जंग शुरू हुई ना, तो वहाँ से लोगों ने कहा दिल्ली चलो, नारा लगा दिल्ली चलो। तो इन लोगों ने दिल्ली आके, मतलब दिल्ली का रुख किया। दिल्ली आके ये बहादुर शाह जफर से मिले सुबह फजर के टाइम पे। बहादुर शाह जफर को कहा कि आप एक काम करो, आप हमें लीड करो। इनको लीडर तो चाहिए था। बहादुर शाह जफर बेचारा बूढ़ा था, उसने कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ लीड। उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए बहादुर शाह जफर इनको लीड करने में आ गया। फिर उसके बाद वाज प्रोक्लेम द लीडर ऑफ रेबल इन दिल्ली, दिल्ली में उसको लीडर बना दिया। और दूसरे जो नोटेबल, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये जो थी ये झांसी से थी, ठीक है। नाना साहिब जो थे ये कानपुर से थे। फिर उसके बाद तांत्या तोप जो थे, कंवर सिंह जो थे, एंड बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, कंवर सिंह बिहार से थे। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट लीडर्स जिन्होंने इस जो रेबेलियन है, जिन्होंने ये जंग आज़ादी है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशंस जो थी वो ये थी। जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर शाह जफर ने कहाँ से लीड किया? दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया? झांसी से। नाना साहेब ने कानपुर से, कंवर सिंह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। तो ये ऐसे आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसको स्प्रेड एंड स्प्रेशन, ये पहले फैला फिर उसको स्प्रेस्ड कर दिया गया। सबसे पहले तो वायलेंस हुई, मतलब ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ थे उनको मारा गया। जैसे ही ब्रिटिशर्स, अगर कोई लोकल ब्रिटिशर्स भी होता था उसको भी मार देते थे। या तो सोल्जर्स, अगर ब्रिटिश है वो तो मरेगा ही मरेगा, अगर उनको अंग्रेज दिख भी जाता था तो वो भी मरते थे। एडेड बाई लॉयल दिल्ली सर्वेंट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उन्होंने ब्रूटली सप्रेस कर दिया अपराइजिंग को, यानी कि जिस किसी पे शक भी होता था उसको मार देते थे। ऐसा नहीं है कि उसका ट्रायल होगा, हम कोर्ट में जाएंगे केस, ना 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 ना, डायरेक्ट मार देते थे। द कन्फ्लिक्ट इन न्यूमेरस बैटल्स वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की। सीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली बिकम अ फैकल पॉइंट ऑफ द रिबेलियन, क्योंकि रिबेलियन तो दिल्ली से ही स्टार्ट हो गया था। बहादुर शाह सेकंड फोर्सेस बिसाइंगली द सिटी ब्रिटिश ग्रेरिसन, मतलब बहादुर शाह जफर की जो पोस्ट फोर्सेस थी उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को अपने अंडर ले लिया। तो यहाँ से क्या हो गया कि दिल्ली जो है कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के बाहर हो गई, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने उसको रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर सेवरल मंथ इंटेंस फाइटिंग करने के बाद, डिस्ट्रक्शन होने के बाद, दिल्ली को फिर से वो कर लिया, ठीक है। मैसेकर ऑफ रेपेलिस्ट, जो मतलब जितने भी लोग उसमें शामिल थे उनका मैसेकर किया, मतलब मारा गया, डायरेक्ट उनको मारा गया। अगर किसी को पेंशन मिलती थी तो उसकी पेंशन रोक दी, किसी की ज़मीन थी उसकी ज़मीन छीन ली, किसी का घर था उसका घर तोड़ दिया। तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब रेबल्स को मार दिया, मतलब डायरेक्ट ख़त्म कर दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड, मतलब सारा कुछ प्रॉब्लम हो गई। आफ्टर मैथ क्या हुआ, फिर एंड पे क्या हुआ? द रेबेलियन वाज इफेक्टिवली क्वेलिड मिड 1858, एक साल बाद जो है इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। द ब्रिटिश क्राउन, अभी जो है ब्रिटिश क्राउन, मैंने कहा था ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया? एज्यूम कर लिया, मतलब अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि अब हम रूल करेंगे, तुम क्या कर दो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा तुम अब रूल नहीं करोगे, अब हम खुद रूल करेंगे, हम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट अब रूल करेगा, ठीक है। लेगेसी, द रेबेलियन लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इस रेबेलियन ने क्या कहा? इंडिया की जो सोसाइटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्यों इम्पैक्ट क्रिएट किया? इंडियंस को पता चला कि हम क्या है, हम एक कंट्री हैं, हम एक मुल्क है, एक सेंटिमेंट जागा। सेंटिमेंट कैसे जागता है? देखो, कोई पुंछ से है, कोई रजौरी से है, कोई श्रीनगर से है, कोई अनंतनाग से है, कोई जम्मू से है, कोई डोडा से है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या आइडेंटिटी है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, ठीक है। फिर उनको लगेगा कि हाँ यार हम किसी स्टेट से, हम एक जगह से हैं। तो यहाँ पे भी वही था, कोई बंगाल से था, कोई बिहार से था, कोई दिल्ली से था, कोई लखनऊ से था, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन इस जंग के बाद क्या हुआ कि उनको पता चला कि नहीं, हम एक कंट्री हैं, हम एक मुल्क हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अंग्रेज़ों के साथ अगेंस्ट में लड़ना है। तो यहाँ से एक लेगेसी पैदा होगी, ठीक है। तो ये होता 1857 की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हो सकती हैं, वो मैंने आपको यहाँ से बता दी। सोशो रिलीजियस मूवमेंट, फिर क्या हुआ? कुछ मूवमेंट्स चली हैं इस दौरान, उनके हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले बात करें ब्रह्मो समाज, ठीक है। ब्रह्मो समाज को फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन ऐसे ही आता, हु वाज द फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, कमेंट में जल्दी मुझे बताओ। ब्रह्मो समाज एम टू प्रमोट मोनोथिज्म,
मोनोथिज्म क्या कहते हैं? मोनोथिज्म कहते हैं एक खुदा को मानना, यानी कि देयर इज वन गॉड। मोनो, मोनो का मतलब एक। और रिजेक्ट आइडल वर्शिप, इन्होंने आइडल वर्शिप यानी कि जो बुत परस्त होते हैं, बुत परस्त यानी कि आइडल, आइडल यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ जो होती है उसको वर्शिप करना, इसको क्या कहते हैं? रिजेक्ट करती है। और उसके बाद कास्ट सिस्टम को, कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि कास्ट सिस्टम, कोई लोअर कास्ट से कोई अपर कास्ट से, उसको भी क्या करता है? उसको भी ये ख़त्म करने की कोशिश, उसको भी ये नहीं मानता। एंड अदर सोशल इवल्स, सोशल इवल्स जैसे कि बच्चों में शादी कर देना, अच्छा, और भी जो मतलब इवल्स थे हिंदू सोसाइटी में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ब्रह्मो समाज बना था। किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ये बना था। मोनोथिज्म यानी कि एक खुदा को मानो और आइडल वर्शिप मत करो, कास्ट सिस्टम को भी ये अगेंस्ट था, और उसके बाद इवल्स जो भी चीज़ें थी हिंदू सोसाइटी में उसके खिलाफ लड़ने के लिए बना था। फिर आया आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कब बना था? 1875 में था। आर्य समाज एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन वेदास। इन्होंने क्या कहा? वेदास के बेस पे हम कुछ रिफॉर्म लाते हैं। सोशल इविल्स जो हमारी सोसाइटी में है उनको हम खत्म करेंगे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करो, गंदी बात है। चाइल्ड मैरिज जो हो रही है उसको खत्म करो, अनटचेबिलिटी इसको खत्म करो। और इन्होंने ही शायद नारा दिया था बैक टू वेदास। क्वेश्चन बनता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने स्लोगन दिया था, किसने कहा था लेट्स गेट बैक टू वेदास, हमें वेदास में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वेदास सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। अब हमने वेदास छोड़ दिए तो हम क्या हो गए? हमें कुछ खराबियां पैदा हो गई हैं, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, चाइल्ड मैरिज हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, तो दीज आर द इविल्स। ठीक है, इनको छोड़ दो। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? इसके फाउंडर थे हलीना पेट्रोवाना बेल्वेस्की। ठीक है, और उसके बाद हेनरी स्ट्रीट ओकलॉट। ठीक है, ये दो इसके क्या थे? ये लोग इसके वो फाउंडर थे। और विलियम क्वाइन जज भी इसके फाउंडर थे। 1875 में बनी थी। एम टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि हर इंसान इंसान का भाई है, इसके लिए उन्होंने वो किया। कंपैरेटिव रिलीजन पे इन्होंने बात की। स्टडी ऑफ ओकल्टिज्म मतलब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि मिक्सचर, मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी में। फिर आते प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? आत्माराम पंडुराग। ठीक है, 1867 में ये बनी थी। प्रार्थना समाज सॉट टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बनी थी बाय एडवोकेटिंग फॉर मोनोथिज्म। ये भी मोनोथिज्म यानी कि एक खुदा की बात हो रही है। सोशल इक्वालिटी यानी कि कास्टिज्म नहीं हो, इक्वालिटी हो। अबोलिशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, ये वाली चीज़ भी। ठीक है, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन आया, फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा। 1897 में ये बना था। रामकृष्ण मिशन एम टू प्रोपोगेट द टीचिंग ऑफ श्री राम कृष्ण परम परमहंसा एंड प्रमोट स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड। ये जो है ये एक पर्सनैलिटी है रामकृष्ण परमहंसा। इसकी जो टीचिंग्स थी वो रामकृष्ण मिशन में प्रमोट करने की कोशिश की गई, जिसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे इसकी बात की। फिलैंथ्रोपिक जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या होता है? ये आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो सकता है जीके भी पूछ ले इस वर्ड को। इस वर्ड का मतलब होता है कि दान करना या डोनेट करना। जैसे कि मान लो एक एनजीओ चला रहा हूँ मैं, उस एनजीओ में मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो आई एम फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक हूँ मैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है, आप पता नहीं प्रोनाउंस ऐसे ही होता है। फिर आता है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी? सर सैयद अहमद खान ने ये स्टार्ट की 19th सेंचुरी में। और अलीगढ़ मूवमेंट एम टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन। जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज है, तो मुस्लिम लोग जो थे ना, जैसे 1857 का गदर हुआ था ना, उसमें मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान आए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म मत करो। तो मुसलमानों को कहा कि तुम लोग पढ़ो, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग क्या करो, मेहनत करने के बाद तुम लोग क्या करो, एडमिनिस्ट्रेशन में आओ और अपने हालात सुधारो। पढ़ने लिखने से तुम्हारा क्या होगा? भला होगा, अदरवाइज तुम लोग ऐसे ही परेशान हाल रहोगे। इसीलिए उन्होंने एक मदरसा, एक इंस्टीट्यूट खोला मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, जो कि आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे फेमस है। चलो आगे आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये एक सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट की थी 1905 में। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एम टू ट्रेन यंग
यंग मैन फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। इससे क्या था कि यंग जो लोग हैं, यंग जो यूथ है इंडिया की, उसको सोसाइटी की जो सर्विस के लिए ट्रेन किया जाए। फिर उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट, ये जो हेनरी लुइस डेरोजियो डेरोजियो ने स्टार्ट की थी 19th सेंचुरी में यंग बंगाल मूवमेंट, एडवोकेट फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन के ये बात करते थे। फिर है सत्योदक समाज। सत्योदक समाज ज्योतिराव फुले जो है 1873 में स्टार्ट करते हैं। फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर द लोअर कास्ट एंड वर्क टुवर्ड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इसके लिए इन्होंने सत्योदक समाज को जो है शुरुआत की थी। फिर आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। पहला ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो केशव चंद्र ने ये स्टार्ट किया था 1866 में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एम टू रिवाइव एंड रिफॉर्म द ओरिजिनल ब्रह्मो समाज जो था 1828 वाला, उसको रिफॉर्म और रिवाइव करने के लिए ये था, विद द एम्फेसिस ऑफ लिबरल थियोलॉजी एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। फिर अगर हम आगे चलें तो आगे आता है लिस्ट ऑफ कुछ गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस की हम लिस्ट पढ़ते हैं जिन्होंने रूल किया। सबसे पहले 1773 70, तो पहले जो आए थे ना स्टार्टिंग में, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। उन्होंने सीधा अटैक किया, लड़ते रहे, ये कुछ करते रहे। लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया ना ये वाली चीज़ें, तो उन्होंने कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, रेगुलेशन लाना स्टार्ट कर दिया। तो जब रेगुलेशन स्टार्ट हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। तो क्वेश्चन बन सकता है जेकेएसएसबी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया, पिट्स एक्ट 1784 लाया, द रोहिला वार, द फर्स्ट मराठा वार हुई इनके टाइम पे, ट्रीटी ये रहने दो। रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट जो है इनके टाइम में हुआ था, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में। इनके यहाँ पे क्या था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या लाते हैं? ये लाते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी इनकी ब्रिटिशर्स की, ये आपने याद रखनी। किसने लाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाई थी। लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं, ये लॉर्ड मिंटो दूसरे हैं, ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विच रणजीत सिंह जो हुई थी ना 1809 वाली, तो ये इन्होंने की थी। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट उस टाइम पे जो है राजा थे। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर सेकंड हुई थी, जिसमें 75 लाख 75 लाख लेके गुलाब सिंह ने क्या किया था? जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। रोहितवाड़ी सिस्टम आपको याद है। मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनके काम वो आपने याद करने हैं। लॉर्ड एमहेस्ट ने क्या किया था? फर्स्ट बर्मीज वार की, इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया 1829 में। इनका कहा जाता है इनके लिंक्स राजा राम मोहन राय के साथ अच्छे थे, इसलिए इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड, इनको छोड़ दो। लॉर्ड हार्डिंग आता है। इन्होंने क्या किया था? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 1846 में, याद है। इस टाइम पे क्या थे? जब हमारा ये हुआ था ना जम्मू कश्मीर, उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये किंग थे, सॉरी लॉर्ड थे इंडिया के। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने बहुत सारे काम किए। अब आके इनके थोड़ा सा काम देख लेते हैं हम, इनके क्या काम थे। इन्होंने सबसे पहले वुड्स डिस्पैच लाया। वुड्स डिस्पैच क्या बोलते हैं? वुड डिस्पैच जो है ये एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म था कि आप क्या करो, आप इंग्लिश में जो है एजुकेशन दो इंडियंस को। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? मान लो मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिटी में 4 घरों पे कब्जा करना है, ठीक है। मैं बोलूँगा एक बाप होगा जो अपने बेटे को ट्रांसफ़र करेगा तो उसको वो घर मिल जाएगा, लेकिन अगर बाप का कोई बेटा नहीं हुआ तो वो घर मेरा हो जाएगा। वही किया लॉर्ड डलहौसी ने। इसने क्या किया? जिस टेरिटरी में राजा का बेटा है वो राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ राजा का बेटा नहीं है वो टेरिटरी मेरी है। झांसी की जो लक्ष्मीबाई थी, उनके जो हस्बैंड थे गंगाधर, वो जब मरे थे तो अपना ओरिजिनल बेटा यानी कि उनका अपना खून जो है वो नहीं था, उनके पास अडॉप्टेड सन था। डलहौजी ने कहा नहीं, ये तो नहीं चलेगा। मेरे इस रूल के मुताबिक तुम्हारी टेरिटरी जो झांसी है वो मेरे अंडर आ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो पति है, तुम्हारा जो हस्बैंड है, उसने अपना खूनी रिश्ते वाला जो अपना बेटा था वो तो नहीं छोड़ा। तो इसलिए क्या हुआ
कि अब ये टेरिटरी मेरी होगी, इसलिए झांसी लक्ष्मीबाई ने क्या कर दिया था, जंग लड़ी थी उनके अगेंस्ट। तो ये आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर आते हैं इनके और ज़्यादा काम, जैसे इन्होंने रेलवे लाइन बनाई, फिर उसके बम्बई टू थाने पहला रेलवे सिस्टम स्टार्ट कर दिया, टेलीग्राफ, ये सब इनके काम थे। चलो फिर आते हैं कुछ वॉइस राइज की लिस्ट में। वॉइस राइज की लिस्ट में क्या हुआ, 1857 में आपको पता है गदर हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे जो थे वो हेड थे। रिवॉल्ट 1857 इनके टाइम पे हुआ था। अच्छा फिर सारी चीज़ें हुई, ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनको भी छोड़ दो। लॉर्ड लिटन आए, ठीक है, इन्होंने वर्नैकुलर एक्ट पास किया, ये आपको याद रखना है। वर्नैकुलर एक्ट न्यूज़पेपर के रिलेटेड था। आर्म्स एक्ट इनके टाइम पे हुआ 1878। तो ये जो एक्ट है उनके साथ जो डेट्स है ये आपको याद रखनी है। क्वीन विक्टोरिया को इसी टाइम पे टाइटल दिया केसर हिंद का, ठीक है। लॉर्ड रिपन आया, फिर उसके बाद रिपन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलता जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने जो आज हम बोलते हैं ना पंचायती राज, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन्होंने रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को, यानी कि इस वाले ने तो कहा था कि प्रेस में जो चीज़ छपेगी, मीडिया जो बोलेगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन रिपन ने कहा नहीं, ये ख़त्म कर दो। लॉर्ड डफरिन, डफरिन के नाम से आप डफर याद कर लो। डफर क्यों, क्योंकि इसी के टाइम पे, इसी के अंडर क्या हुआ था कि कांग्रेस बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस 1885 में। फिर उसके बाद लॉर्ड लैंडसोन, ठीक है, इसको भी छोड़ो। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, वहीं से जो है इंडिया की जो है स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। लॉर्ड मिंटो 1909 के रिफॉर्म्स आए थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, स्वदेशी मूवमेंट, सोरेस स्प्लिट। ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वाली चीज़ें आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये मैं लेक्चर अगला जो लेक्चर होगा 1857 के बाद 1947 वाला, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चोरी चोरा कब हुआ, लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ था, अच्छा फिर उसका साल्ट मूवमेंट क्या थी, गांधी जी कब हिंदुस्तान आए। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर लेक्चर। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स की। वंदे मातरम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ये बंगाली में है, इसका मतलब है कि आई बो टू द मदर, ठीक है, मतलब जो माँ है, जैसे हिंदुस्तान हमारी माता है, तो जो माँ बोलते हैं उसको, तो उसके लिए है, ठीक है। ये स्लोगन जो है ये बिंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, इनकी पोएम, यार ये क्या है यार, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ये हमारी लैंग्वेज थोड़ा सा कश्मीरी एक्सेंट है, तो उसमें ये वाली चीज़ें प्रोनाउंस बहुत मुश्किल होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, पोएम जो है बिकम अ रिलाइंग स्क्राइब फॉर इंडियन नेशनलिस्ट। तो इंडियन नेशनलिज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे आज भी हम बोलते हैं वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, JK SSB का फेवरेट कोट है ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सत्य में विजेते, ये मुंड का उपनिषद है, वहां से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार ये बना है। डू और डाई किसने दिया था, ये गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। जय हिंद, ये किसने कहा था, जय हिंद, ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आता है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन जो था, ये जो है एक मुस्लिम रेवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने दिया था, अभी नाम याद नहीं आ रहा। साइमन गो बैक, जब साइमन हिंदुस्तान आया था, एक कमीशन आया था जिसमें 7 लोग थे, उस कमीशन को ये काम दिया, आप हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो हिंदुस्तान की ज़रूरतें हैं वो हमें बताओ। हिंदुस्तानियों ने नाराज़ होकर कहा कि तुमने 7 लोगों में एक भी इंडियन को क्यों नहीं रखा, तुम हिंदुस्तान की बात करते हो तो एटलीस्ट इंडियन एक होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि साइमन गो बैक, हिंदुस्तान मत आओ। फिर आता है क्विट इंडिया, ठीक है, क्विट इंडिया महात्मा गांधी जी ने लीड की थी। फिर उसके बाद आता है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जब महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश इंडिया। भारत माता की जय, विक्ट्री ऑफ इंडियाज मदर, ठीक है, ये भी एक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है जय जवान जय किसान, ये किसने किया था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इनका है। फिर उसके बाद देश के गद्दारों को, सॉरी सॉरी से आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कहाँ से आ गया, चलो, आराम हराम है, यार इन्होंने तो मसला कर दिया, ऐसे थोड़ी लिखते होते हैं यार गाली। जस्ट अ सेकेंड, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था यार ये इतना फेमस स्लोगन है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि आराम हराम है, कॉइंड बाय महात्मा गांधी।
दिस स्लोगन वाज एनकरेज टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड एंड अडॉप्ट स्वदेशी, ठीक है, जब इंडिया के अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने थे तो उस टाइम पे ये आया था। फिर उसके बाद आज़ादी, सिंपली मीनिंग फ्रीडम, इसका जो है मतलब है दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें आज़ाद ही रहेंगे, ठीक है। भगत सिंह ने ये कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद रहे हैं आज़ाद रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करो या मरो, ये वही वाली बात आ गई, डू और डाई, जो गांधी जी ने कही थी। तो दिस वाज द लेक्चर ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो इसी पे हम ये लेक्चर को एंड करते हैं। आपसे अगर वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज हो आपका जो मुझ तक पहुंचना चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम और एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ये वाली PDF मिल जाए। बाकी इसी लेक्चर के बेस पे आपको MCQs मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, तो आपने वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ताकि आपका जो है इस टॉपिक पे जो है कमांड हो जाए, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।